हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। गैस स्टेट का सेकंड लेक्चर है ये, और इस लेक्चर में हम कंबाइन गैस लॉ वगैरह के बारे में बात करेंगे, कंटेनर के बारे में बात करेंगे, ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर, कनेक्टेड कंटेनर, जमाने भर के कंटेनर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? अभी तक हमने गैस लॉस कवर किए, आइडियल गैस इक्वेशन कवर किए। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कंबाइन गैस लॉ से। तो ध्यान से देखना जरा, इसका स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं मैं। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, for a fixed amount of a gas, for a fixed amount of a gas का मतलब क्या? मोल फिक्स है। for a fixed amount of a gas, if temperature comma pressure and volume changes from T1, P1 and V1 to T2, P2 and V2। मतलब एक पर्टिकुलर गैस है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू, एक्सेलरेशन नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एन आर। अगर एन फिक्स है, क्या लिखा है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, मतलब मोल फिक्स है, आर बचपन से कांस्टेंट, तो पीवी बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? पीबी बाई टी क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। तो क्या लिख सकता हूं मैं? अब अगर ये कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं दो स्टेट पर, P1 B1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। कहानी खत्म। बस अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 क्या बोल रहा हूं मैं? 273 केल्विन। 1 atm मतलब P1 क्या हो गया आपका? 1 atm। अ गैस ऑक्यूपाइज 100 सीसी, तो V1 क्या है? 100 सीसी। इसको लीटर वगैरह में चेंज मत करो, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम आपको सीसी में पूछा है, तो सीसी में रखा रहने दो। अब क्या कह रहे हैं? इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 का मतलब कितना हो गया? 3/2। ठीक है, और क्या लिखा है? प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू लिखा है, इसका मतलब P2 क्या हो गया? 3P1/2। 1.5 मतलब 3/2 होता है। और T2 क्या हो गया? T2 हो गया टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय लिखा है 1/3, इसका मतलब T1 प्लस T1/3, 1/3 ऑफ T1 मतलब 4T1/3। समझ गए? वॉल्यूम V2 मुझे निकालना है। कहानी खत्म। कंबाइन गैस लॉ कहता है कि P1 B1/T1 लगाओ, P2 V2/T2 के बराबर कर दो और आंसर प्राप्त कीजिए। P1 क्या है? 1, V1 क्या है? 100। ठीक है, या एक काम करो, P1 T1 पुट मत करो, इसी में ही रख दो, क्योंकि वो कट नहीं है। देखना जरा, P1 को P1 रखने दिया, V1 को रख दिया, ठीक है 100। और T1 कितना है? T1 ही रखा रहने दो। P2 कितना है? P2 है 3P1/2, 3P1/2। V2 निकालना है, और T2 क्या है? 4T1/3। अब देखो क्या क्या कट गया, P1 से P1 उड़ गया, T1 से T1 उड़ गया, और इधर क्या लिख रहा हूं मैं? 100 लिखा रहने दो, और इधर क्या आ गया? 3/2, और ये जो 4/3 है उसको पलट दो, मैथ्स ऐसी कहती है अपन से, है ना, और इंटू V2, तो ये क्या आ गया? 9/8। तो V2 क्या आ गया? 800/9 सीसी, मतलब ये सॉल्व करने पर आता है 88.9 सीसी। समझ गए बात को? इस तरीके से सॉल्व करना। क्वेश्चन पढ़ो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हो तो कुछ करना नहीं है, यही करना है बस। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डेंसिटी। ठीक है, हमें क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। ठीक है, मोलर मास जिसको मैं बोल रहा हूं, MW को। तो बहुत आसान है, क्या है देखो जरा, मुझे जरा बताओ, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, बोलना जरा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल टू एनआरटी थी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं मोल को लिख रहा हूं वेट अपॉन मोलर मास m, ठीक है, इंटू आर टी। ओके,
अब मैं m को इधर और v को इधर ले जा रहा हूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, p, ध्यान से देना, p m इज इक्वल टू w अपॉन v, यहां ले आए RT। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो W अपॉन V है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, डेंसिटी। तो P इंटू एम इज इक्वल टू डी RT। डेंसिटी को D लिखो या रो लिखो, बात बराबर है, अपन D लिखते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या आया, PM अपॉन RT। अब ये ध्यान रखना यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं, P क्या है तुम्हारा ATM में, प्रेशर किस में रखना है, ATM में। M क्या है आपका मोलर मास, मोलर मास मतलब ग्राम पर मोल, एक मोल का मास, मोलर मास हो गया। R हो गया तुम्हारा क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या रखोगे आप, 1/12 रखना, किसमें, लीटर ATM पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर T किसमें रखोगे, केल्विन में। तो आपका बाय डिफॉल्ट आंसर निकल के आएगा डेंसिटी का क्या, ग्राम पर लीटर, ठीक है, PM/RT, और ये यूनिट लिख दी मैंने क्या, ग्राम पर लीटर। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला जो याद रखना है, बाकी मैंने एक बार डेरिवेशन करके बता दी, ऐसे चलते हैं अपन। समझ गए बात को, बहुत आसान है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए, जैसे लाइट जा सकती है और लाइट आ भी सकती है ना। देखो आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या, जैसे एसटीपी की कंडीशन आपको मैंने बता रखी है, एक बार फिर लिख रहा हूं, एट एसटीपी प्रेशर P इज इक्वल टू, हम रखते हैं 1 atm, 1 atm 1 बार नियरली सेम होता है, और टेम्परेचर T रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273। एसटीपी लिखा हो या फिर एनटीपी लिखा हो, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चन कर लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या, पहला सवाल, फाइंड डेंसिटी ऑफ NO एट एसटीपी, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो D इज इक्वल टू क्या लगाना है, NO गैस के लिए PM/RT। अच्छा, एक डेंसिटी आपकी मास अपॉन वॉल्यूम भी होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गैस के लिए आपको ये लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। तो D निकालना है, P कितना है बताना जरा, एसटीपी पे 1, और M क्या है NO का 28, ठीक है, और R क्या है, R R R R, अच्छा नहीं NO का 28 थोड़ी, N2 का 28 होता है, N का हो गया 14 और ये हो गया 16, 30 होगा ना, 28 थोड़ी होगा, 30 होगा, ठीक है। तो NO का मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय R, R रख रहा हूं 1/12, और टेम्परेचर रख रहा हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 273। और मैंने आपको बताया था ये वाली जो वैल्यू होती, कौन सी वाली, ये वाली, ये होती है आपकी 22.4, ये ध्यान कर लो अभी सही, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 30/22.4, नियरली 1.3 आएगा, और यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर लीटर। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड डेंसिटी ऑफ CH4 विद रिस्पेक्ट टू SO3 एट कांस्टेंट PNT। मुझे एक बात बताना, डेंसिटी D का फॉर्मूला बोल दो जरा, क्या होता है बेटा, PM/RT होता है ना। अब अगर P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R बचपन से ही कांस्टेंट, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलर मास, मतलब D ऑफ वन गैस अपॉन D ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू M1/M2 लिख सकता हूं ना, क्यों, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, तो दो गैसेस का रेशियो लोगे डेंसिटी का, तो मोलर मास के रेशियो के बराबर आएगा। और बताओ जरा, CH4 का मोलर मास 16, SO3 का 80, ये आ गया 1/5, तो D1/D2 आपका आंसर 1/5 आएगा। अच्छा, कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, रेशियो है ना, ये तो यूनिट कहां से आ गई इसकी, ठीक है। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2, मोल में बताया था मैंने। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या, H2 एट कांस्टेंट PNT। इसका मतलब क्या करोगे, फॉर्मूला यही लगेगा, ध्यान से देखना, D1/D2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, M1/M2। अब तुम्हारी दूसरी गैस कौन सी हो, H2, तो हम इस डेंसिटी को वेपर डेंसिटी बोलेंगे। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट में लिखा था, क्या होता है, M/2, M इज द मोलर मास ऑफ द गैस। तो CO2 का M कितना होता है मोलर मास, बताओ जरा, CO2 का मोलर मास 44/2, मतलब क्या आ गया, 22। समझ गए। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, M/2, मोल में भी अपन ये पढ़ चुके हैं। तो ये था गैस स्टेट में ऑल अबाउट डेंसिटी, कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना, PM/RT ध्यान रखना। ओके, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं ग्राफ से रिलेटेड। कैसे, आपको इस टाइप से ग्राफ दिए जाएंगे, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेंगे। तो आपको इसमें पूछेंगे ग्राफ देकर कि टेम्परेचर कंपेयर कराओ, या पीटी ग्राफ में वॉल्यूम कंपेयर कराओ, या वीटी ग्राफ में प्रेशर कंपेयर कराओ। तो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूं, कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है इसको करने में। बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, आपको एक लाइन खींचनी है, ध्यान से देखना जरा। आपको क्या करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर क्या है, इसमें वॉल्यूम है, तो पैरेलल टू वी एक्सिस आप एक लाइन खींच दो ऐसी, ठीक है, पैरेलल टू वी एक्सिस एक लाइन खींच दो। यहां पर पैरेलल टू टी एक्सिस एक लाइन खींच दो।
यहां पैरेलल टू टी एक्सिस एक लाइन खींच दो, मतलब आपको ऐसी लाइन खींचनी है। कैसी? ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है। तो मैं लाइन खींच के बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। हमें ऐसी एक लाइन खींचनी है। इस लाइन के खींचने का मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा आपको, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे। अगर मैं ये लाइन खींचता हूं तो क्या मैं इस लाइन पर, इस लाइन के अराउंड, मतलब इस लाइन पर बोलूं तो P कांस्टेंट हो जाएगा ना, सही बात है। तो इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है? P। भाई यहां पर कुछ प्रेशर मान लिया, सपोज मैंने P1 प्रेशर मान लिया, तो इस लाइन पर प्रेशर क्या है? पूरी लाइन पर P1 है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मैंने। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस लाइन के अराउंड, इस लाइन के इस कट पॉइंट पर अगर मैं यहां पर बनाऊं टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना जरा। यहां टेम्परेचर क्या आया आपका, सॉरी यहां वॉल्यूम क्या आया आपका? V, जिसको मैंने V1 बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना जरा क्या कह रहा हूं। पैरेलल टू V एक्सिस एक लाइन खींची, V एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने का मतलब क्या है? उसका मतलब है भैया कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर जो ग्राफ को कट कर रहा है, कर्व को कट कर रहा है, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये लाइन जो कट कर रही है, उस कट पॉइंट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? नीचे वॉल्यूम लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। उस कट पॉइंट के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? वॉल्यूम लिख रहा हूं, V1 V2 V3। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला ये लाइन खींचनी है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट P, आप मुझे बताना जरा वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? चार्ल्स लॉ लग जाएगा, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप मुझे यहां से देख के तो बता सकते हो ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब V1 छोटा होगा, फिर V2 होगा, और फिर V3 सबसे बड़ा होगा। सही बात है ना भाई, यहां से इस तरफ जा रहे हो ना भाई, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, T1 T2 T3, सीधा सा है, बहुत आसान है, ठीक है। यहां भी मैं वैसे ही कर रहा हूं, एक लाइन खींच देता हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां एक्स एक्सिस कौन सी? T, मतलब यहां पर क्या कांस्टेंट हो गया? ये वाली क्वांटिटी, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब P1 मान लिया मैंने। तो इस पॉइंट के, इस कट पॉइंट के और इस कट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर टेम्परेचर T1 और यहां पर टेम्परेचर क्या ले लिया मैंने? T2। अब मुझे बताओ P कांस्टेंट होता है, P अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आप यहां टेम्परेचर कंपेयर कराओ, इस तरफ जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। T1 छोटा है T2 से, मतलब V1 छोटा होगा किससे? V2 से। समझ गए बात को? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस तरीका सीख लो क्या करना। आपको एक लाइन खींचनी है बस ऐसी, अगर आपने लाइन खींच ली मतलब आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब 50% लिखना है बस थोड़ा आपको, क्या कि इस पॉइंट पर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो इस कट पॉइंट और इस कट पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां टेम्परेचर T1 और यहां टेम्परेचर क्या है? T2। अब मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट V, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T, गेलुसैक लॉ। इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं? इधर चलूंगा तो टेम्परेचर क्या बोलूंगा? T1 इज लेस देन T2, मतलब प्रेशर P1 इज लेस देन P2, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये जो कर्व है इनके कुछ नाम भी होते हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं MI स्टार, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? MI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई इंडियंस नहीं है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या आता है? पहला पॉइंट ये कि कर्व ऑफ PV ग्राफ, ठीक है, ये जो अपन ने PV ग्राफ बना रहे हैं उसके जो कर्व हैं उसको हम बोलते हैं, आर नोन एज आइसोथर्म्स। ध्यान रखना, ये आइसोथर्म्स का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब अगर मान लो मैंने ये वाला कर्व लिया तो इस पूरे कर्व पर टेम्परेचर T3 है, इस पूरे कर्व पर टेम्परेचर T2 है, इस पूरे कर्व के किसी भी पॉइंट पर जाओ टेम्परेचर T1 है, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से सेकंड, कर्व ऑफ PT ग्राफ, PT ग्राफ आर नोन एज वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब आइसोकोर्स। कई लोग आइसोचोर बोलते हैं, आइसोचोर नहीं, आइसोकोर होता है, ठीक है। तो PV ग्राफ जो होता है उसके जो कर्व हैं वो आइसोथर्म होते हैं, PT ग्राफ के कर्व आइसोकोर। आइसोकोर का मतलब क्या है? इस पूरी लाइन पर कहीं भी चले जाओ वॉल्यूम V1 है, और इस पूरी लाइन पे कहीं भी चले जाओ वॉल्यूम V2 है।
इसी तरीके से तीसरा पॉइंट क्या, कर्व ऑफ वीटी ग्राफ आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोबार्स, ये आपके वो वाले आइसोबार नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि जो दो स्पीसीज होती हैं, दो एटम होते हैं, दो आयन, उसमें हम कंपेयर कराते हैं, वो नहीं। यहां आइसोबार का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोथर्म मतलब क्या कांस्टेंट, टी कांस्टेंट होगा। आइसोकोर मतलब क्या कांस्टेंट, वी कांस्टेंट होगा। और आइसोबार मतलब क्या कांस्टेंट, पी कांस्टेंट होगा किसी भी एक कर्व पर। ऐसा नहीं कि सर आपने बोला कि पी कांस्टेंट और यहां P1 P2 अलग कर दी, ऐसा नहीं। कोई भी एक कर्व पकड़ो, उस पर थ्रू आउट द प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि इसमें ये पकड़ लिया, इसमें दूसरा ये पकड़ लिया, ऐसा नहीं। आप अगर पूरा का पूरा एक प्रोसेस पकड़ते हो तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब चाहे आप ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, इसी तरीके से इनमें भी ऐसा ही है। समझ गए बात को? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ कंटेनर हम पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिख देते हैं ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर, रिजिड कंटेनर, मूवेबल कंटेनर, ठीक है, कनेक्टेड कंटेनर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पहले थोड़ा आइडिया होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे। तो मैं आपको कंटेनर बताऊंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर इन गैसियस स्टेट क्या होता है, या टाइप्स ऑफ कंटेनर। पहला है ओपन कंटेनर। ओपन मतलब जो खुला है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तो ये मैंने इसमें गैस भर दी। अब क्या होता है, अगर ओपन कंटेनर है तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कंटेनर फिक्स है और ओपन है तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे। तो ओपन कंटेनर में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर बचपन से कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये बचपन से कांस्टेंट, तो एन इंटू टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर दो स्टेट पर मैं बात करूं, स्टेट 1 पर मोल N1 है, स्टेट 1 पर टेम्परेचर T1 है, स्टेट 2 पर मोल N2, तो टेम्परेचर क्या होगा T2, मतलब N इंटू टी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब कभी भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, जब कभी भी क्वेश्चन में ओपन कंटेनर लिखा होगा N1 T1 इक्वल टू N2 T2 होगा। 1 मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर और 2 मतलब किसी दूसरी पर्टिकुलर स्टेट पर। क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया लग जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एन ओपन कंटेनर, देखो साफ साफ लिखा है, एन ओपन कंटेनर इज हीटेड सच दैट 3/5 ऑफ एयर इन इट इज एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकल गई, 3/5 बाहर निकल गई तो 2/5 बची। ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ इनिशियल टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड देन फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ध्यान से देखना जरा, अगर बोलूं मैं, मान लो इनिशियल मोल x है, कंटेनर के अंदर इनिशियल मोल x पड़े हुए हैं, तो फाइनल मोल कितने हो जाएंगे, 3/5 निकल गई, तो x में से 3/5 ऑफ x निकल गई, तो कितना बचा, 2x/5 मोल बचे। ये वाली बात समझना, 3/5 निकल गए तो 2/5 ही तो बचेंगे ना। चलो, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर T2 मुझे निकालना है। बहुत आसान, N1 T1 इक्वल टू N2 T2। N1 क्या है, x, T1 क्या है, 300, N2 क्या है, 2x/5, और T2 मुझे निकालना है। x से x उड़ा दो, ठीक है, और 5 इंटू 3 1500, और 2 नीचे ले आओ, ये क्या आ गया आपका T2। तो T2 क्या आ गया, 750 केल्विन, 750 केल्विन। समझ गए बात को। ओपन कंटेनर लिखा होता है, P और V कांस्टेंट होते हैं, N और T चेंज होते हैं, बस इतना ध्यान रखो। मतलब N1 T1 इक्वल टू N2 T2 लगाना है। ठीक है, ये कोई पुराना पीछे हमने कोई लॉ ऐसा नहीं है जो पढ़ा है, लेकिन ओपन कंटेनर में ये बराबर हो जाता है। ऐसा कोई लॉ पीछे नहीं पढ़ा अपन ने, लेकिन अगर कंटेनर ओपन है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड टाइप के कंटेनर पे चलते हैं, क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक है अपना रिजिड क्लोज। रिजिड का मतलब क्या है, सारी दीवारें इसकी बंद हैं, कोई भी दीवार मूव नहीं कर रही है, रिजिड क्लोज कंटेनर है ये। ठीक है, सारी दीवारें क्या है, बंद है। जैसे अपना मान लो रूम है और चारों दीवारें एकदम बंद है, कोई दीवार मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो चारों दीवारें फिक्स हैं अपनी, और पूरा का पूरा क्लोज है कंटेनर। ठीक है, पूरा का पूरा क्लोज है। इसका मतलब अगर पूरा क्लोज है तो मोल तो कांस्टेंट रहेंगे,
क्यों? ना तो मोल बाहर निकलेंगे ना अंदर आएंगे, ठीक। और अगर पूरा क्लोज है तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी फिक्स रहेगा, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी आपका क्या क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट है, आर बचपन से कांस्टेंट होता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T। इसका मतलब P बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट। P बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर P बाई टी कांस्टेंट है तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, और याद करो ये क्या है? गेलुसैक लॉ है। क्या है ये? गेलुसैक लॉ है, याद करो, गेलुसैक लॉ है ये ध्यान से। चलो, अगर रिजिड क्लोज है तो गेलुसैक लॉ लगाना है, लेकिन अगर मूवेबल क्लोज्ड है, मूवेबल का मतलब क्या है? एक दीवार इसकी मूव कर रही है, एक दीवार इसकी मूव कर रही है। अगर एक दीवार मूव कर रही है तो वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट होगा, लेकिन हां मोल तो अभी भी कांस्टेंट है। क्यों? कंटेनर तो क्लोज ही है ना अभी भी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अब क्या है? मोल कांस्टेंट है। और अगर मोल कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी बाई टी इज इक्वल टू एनआर, मोल कांस्टेंट, आर बचपन से कांस्टेंट। इसका मतलब पीबी बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और दो अलग अलग स्टेट पर क्या लिखूंगा? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। और याद करो ये कौन सा लॉ है? कंबाइंड गैस लॉ है। याद आ गया? बहुत बढ़िया। क्या है ये? कंबाइंड गैस लॉ, ये है, ठीक है। अब यहां एक ध्यान देने वाली बात है, मूवेबल क्लोज कंटेनर या तो ये ऐसा दे सकते हैं आपको, नहीं तो आपको सीधा बोल देंगे एयर बबल, ठीक है। तो एयर बबल भी क्या होता है? एग्जांपल लिखना इसका, एयर बबल इज एन एग्जांपल ऑफ मूवेबल क्लोज कंटेनर। क्या है? एयर बबल। ध्यान रखना, एयर बबल वाला क्वेश्चन अगर आता है मतलब मूवेबल क्लोज कंटेनर होता है, क्योंकि बबल क्या है? छोटा और बड़ा हो सकता है, ठीक है, और उसके अंदर जो मोल है वो तो फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कहानी है, समझ गए? रिजिड क्लोज में गेलुसैक लॉ, मूवेबल क्लोज या एयर बबल में कंबाइंड गैस लॉ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझ जाओगे, ध्यान से देखो जरा। An air bubble at the bottom of the lake has radius 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एयर बबल को हम हमेशा ध्यान रखना स्फेरिकल मानेंगे, यहां लिख भी लो, एयर बबल को क्या मानना है आपको? स्फेरिकल, ठीक है। तो ठीक है, यहां वापस आते हैं, रेडियस 1 सेंटीमीटर एट 3 atm एंड 300 केल्विन। कहां पर? ये बॉटम की बात है। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको बोर्ड पे लेक बना के दिखा रहा हूं। लेक कुछ ऐसी है, ये ध्यान से देखना जरा। ये हो गई आपकी लेक, ठीक है, इतना काफी है। चलो एक दो और बना लेते हैं ऐसा। तो ये हो गई लेक, ठीक है, यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि अपन दो अलग अलग स्टेट के बारे में बताएंगे। तो ये है अपने पास भैया क्या? लेक। अब ये कह रहे हैं कि यानी एयर बबल एट द बॉटम ऑफ द लेक हैज रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर एक एयर बबल है, इसकी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर, ओके। और यहां प्रेशर क्या है? 3 atm और 300 केल्विन टेम्परेचर। फाइंड रेडियस ऑफ एयर बबल व्हेन इट रीचेस एट सरफेस एट 340, मतलब ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा तो यहां आ गया फाइनल स्टेट, ये मान ली मैंने, ठीक है। कहां आ गया? ये सरफेस पर आ गया। कहां आ गया? सरफेस पर आ गया। अगर सरफेस पर आ गया तो इसको खुला एटमॉस्फेयर मिला, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm वैसे गिवन भी है, अगर नहीं दिया होता तो ये भी देख लेना आपकी 1 atm होता है। क्यों? क्योंकि एयर बबल अगर अंदर से सरफेस पर आया, सरफेस पर मतलब ऊपर आ गया, सरफेस पर आ गया, इसका मतलब बाहर का उसको एटमॉस्फेयर मिल गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लेना है आपको। चलो ठीक है, एयर बबल में क्या लगता है? कंबाइंड गैस लॉ। ध्यान से देखना जरा, P1 V1 क्या? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। अब ध्यान से देखना, P1 क्या है? P1 है 3 atm, V1 क्या है? 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ही रखो, क्यों? फाइनल रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगी। तो 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर मतलब 1 का क्यूब अपॉन T1 कितना है? 300। ध्यान से देखते जाना, बहुत आराम से। P1 V1 बाई T1, प्रेशर 3 atm, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, आर मतलब 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि फाइनल आंसर हम सेंटीमीटर में दे देंगे। इज इक्वल टू T1 रख दिया 300 है ना, इज इक्वल टू P2 क्या हो जाएगा? अगर ये स्टेट 1 है, ये 1 स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है अपनी, इसका मतलब क्या है? बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, मतलब ये 1 atm इंटू V2 क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब,
R1 मैंने 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया, और R2 निकालना है अपॉन 340। अब बहुत सारी चीजें इसमें कट जाएंगी, देखो क्या क्या। 4/3 पाई के साथ ये कट गया, एक जीरो से ये जीरो उड़ा दो, 3 से ये 10 टाइम्स, और 34 को इधर ले जाओ तो 34/10 3.4, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। मतलब R2 क्यूब तुम्हारा क्या आ गया, R2 क्यूब ये आ गया 3.4। तो R2 क्या आ गया, 3.4 का क्यूब रूट, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है, नियरली 1.5 के आसपास होता है। तो R2 क्या आ गया, 3.4 का क्यूब रूट, और किस में आया, ये सेंटीमीटर में। समझ गए आपको कैसे लगाना है एयर बबल के क्वेश्चन। 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर क्या डिफरेंस है, 1 पॉइंट है बॉटम ऑफ द लेक और ये है सरफेस ऑफ द लेक। बॉटम सरफेस, बॉटम की कहानी आपकी ये दे रखी है और सरफेस की कहानी आपकी निकालनी है, मतलब रेडियस निकाल है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर पता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाओगे, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा और लास्ट वाला कनेक्टेड कंटेनर और है। आपको ऐसे बहुत सारे कंटेनर कनेक्ट करके दे सकते हैं, n नंबर ऑफ कंटेनर, लेकिन मैं आपको 2 लेके समझा रहा हूं, मतलब इसके आगे और भी हो सकते हैं कंटेनर, मैं आपको 2 लेके समझा देता हूं। इसमें अपने पास गैस एक भरी हुई है A, और इसमें गैस है B, ठीक है। इधर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और मोल N1 है। इधर गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 और मोल्स N2 है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ए गैस और बी गैस के लिए जो पार्टीशन पहले था, अब मैं वो रिमूव कर दूंगा और बताऊंगा कि फाइनल क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसमें, क्या कि अगर मैंने ये पार्टीशन अगर मैंने ये निकाल दिया तो क्या होगा, गैस की मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होगी तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, एक बार बताओ। इधर अगर मोल N1 है, ठीक है, इधर मोल N2 है, तो अगर मैं इन दोनों मोल का सम कर दूं तो वही तो अपने फाइनल मोल होंगे। ध्यान से सुनना जरा भाई, कंटेनर तो फिक्स है ना, कंटेनर तो भाई गैस तो निकल नहीं रही ना, सीधी सी बात है। तो आपने क्या करा, ये पिन उठा के निकाल दी तो गैस की मिक्सिंग हो जाएगी, और इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मोल होंगे। बस ये करना है आपको। क्या है ये क्या है, इनिशियल मोल है, और ये क्या है, फाइनल मोल है। तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मोल कंजर्व रहते हैं, मोल कहीं नहीं जाते। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N फाइनल। आप मुझे बताओ N1 को क्या लिख सकता हूं, PV इक्वल टू NRT से। मैं लिख सकता हूं P1 V1 अपॉन RT1, सही ना भाई, सीधी सी बात है ना। अगर तुम्हारे मोल कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो NR इज इक्वल टू क्या आएगा, PB बाय T, और R को नीचे ले जाओ तो N इज इक्वल टू क्या आएगा, PV बाय RT, ठीक है। तो PV बाय RT1 इधर प्लस P2 V2 बाय RT2 इधर, और यहां क्या आएगा, P फाइनल V फाइनल अपॉन RT फाइनल, और R तो कट जाएगा ना भाई, यहां से R कॉमन लेके काट सकते हो। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल बाय T फाइनल। ऐसी इक्वेशन, बस ये आपको याद रखना है। अगर मान लो एक और कंटेनर होता, 3 होते, तो हम P3 V3 बाय T3 कर देते, ऐसा। चौथा होता तो P4 V4 बाय T4 कर देते। तो जितने भी कंटेनर लगे हों आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना जरा। अच्छा, यहां जो V फाइनल होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा इनिशियल वॉल्यूम, इसका V1 है और इसका क्या है, V2 है। तो V1 प्लस V2 के बराबर ये जो ट्यूब लगी हुई है जिससे कनेक्टेड है उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम मानते हैं, ध्यान रखना। इस ट्यूब का कोई वॉल्यूम नहीं, इन दोनों कंटेनर का ही वॉल्यूम, उसका सम कर देंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कैसे। आपने क्या करी, पिन हटाई तो गैस की मिक्सिंग हुई। अगर गैस की मिक्सिंग हुई तो क्या करना है, यही लगाना है, कनेक्टेड कंटेनर है, मतलब P1 V1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल बाय T फाइनल। अब आप देखो जरा, आपको क्या बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T हट जाएगा, मतलब सभी जगह T रखोगे तो T हट जाएगा। अगर T कांस्टेंट है, क्या है, T कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा क्या, सिंपल P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। समझे ये वाली बात। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T कट जाना है। तो P1 V1 क्या है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। P2 V2 क्या है, 1 इंटू 4। P फाइनल निकालना है, और V फाइनल क्या हो जाता है, दोनों ही कंटेनर का वॉल्यूम का सम। तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 मतलब 6 हो गया।
तो P फाइनल क्या आ गया, ये हो गया आपका 4 + 4/6 मतलब 8/6 मतलब 2 से डिवाइड कर दो 4/3 मतलब 1.33 atm इज द फाइनल प्रेशर। समझ गया बात को, क्या लगाना है आपको, P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2 is equal to P final V final by T final। अगर आपको डिफरेंट टेम्परेचर बोलते हैं तो अपन टेम्परेचर यहां उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था तो हमने T हटा दिया है। और फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, इन दोनों के वॉल्यूम का सम, नैरो ट्यूब का इस ट्यूब का जिससे कनेक्टेड उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, उसका नहीं मानते हैं। समझ गए, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है ये, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट ये है, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, ध्यान से देखना, द टोटल प्रेशर exerted is the sum of पार्शियल प्रेशर्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर। किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रेशर है ना। तो क्या बोला आपसे, फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए गैसेस की आपस में, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स या इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। मतलब अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी गैस हैं, A B C D ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD एंड सो ऑन, जितनी भी गैसेस आपने ली हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे SO2 ले लिया आपने और NO2 गैस ले लिया आपने, तो SO2 NO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इस टाइप की गैसेस के लिए, जैसे CO2 ले ली, O2 ले ली, इस टाइप की गैसेस मिक्सचर के लिए हम DLPP लगाते हैं। डाल्टन्स लॉ इनके लिए वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये सारी गैसेस आपस में रिएक्ट कर लेती हैं, ये दोनों मिलके CO2 बना लेती हैं, ये NOCl बना लेती हैं, ये COCl2 बना लेती हैं, ये NH4Cl बना लेती हैं। यहां पर मैं HCl की जगह HBr भी ले सकता हूं, NH4Br बन जाएगा। फिर अमोनिया क्लोरीन के साथ NCl3 बना लेता है, SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करके SO2Cl2 बना लेता है, NO2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेता है, H2Cl2 के साथ HCl बना लेता है, ये HF बना लेता है। तो ये क्या रिएक्ट कर लेती हैं गैसेस आपस में, इसलिए अपन इनमें नहीं लगाते हैं DLPP, बाकी सारी गैसेस मिक्सचर के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, टोटल प्रेशर क्या बोला आपसे, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, सभी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर। ये क्या है, PA PB PC PD क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर, और PT क्या है, टोटल प्रेशर। और प्रेशर कौन सा होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, अब न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको दो गैसेस के मिक्सचर के लिए बता देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, कंसीडर गैसियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, दो या दो से ज्यादा होंगी तो अपन सिमिलरली लिख लेंगे, मैं दो के लिए समझा रहा हूं, टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, दो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस मिक्सचर के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास है एक गैस A और एक है गैस B, कंटेनर में एक गैस A है, गैस B है, इसके मोल है Na, इसका प्रेशर है PA, कंटेनर का वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है, इसके मोल है NB, प्रेशर है PB, कंटेनर का वॉल्यूम V और टेम्परेचर T, मतलब V और T कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान से देखना जरा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, मैं गैस A के लिए और गैस B के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। फॉर गैस A क्या लिखूंगा, PA इंटू V इज इक्वल टू NaRT। फॉर गैस B
फॉर गैस बी ये क्या लिखूंगा, पीबी इंटू वी इज इक्वल टू एनबी आर टी, क्योंकि वी और टी कॉन्स्टेंट है और ए और बी के लिए हमने लगा दिया प्रेशर और मोल चेंज हो रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं 1 + 2 कर रहा हूं, ध्यान से देखना 1 + 2, तो क्या लिखूंगा PAV प्लस PBV इज इक्वल टू NART, ध्यान से देखते जाना, प्लस NBRT, और यहां मैं लिख रहा हूं क्या PA प्लस PB इंटू V इज इक्वल टू NA प्लस NB, RT कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से V कॉमन ले लिया, यहां से RT, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो 1/3, क्या 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा PA अपॉन PA प्लस PB, V कट जाएगा वॉल्यूम है ना, ये आएगा इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, ये आएगा, RT कट जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, मैं Na अपॉन Na प्लस NB को मोल फ्रैक्शन लिख सकता हूं ना, क्यों, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था क्या होता है, मोल्स उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इसका मतलब मैं यहां पे इस पूरे को लिख सकता हूं क्या XA, मोल फ्रैक्शन को हम x या काई बोलते हैं, काई A या x A बोलो, XA, और ये जो PA प्लस PB है इस पूरे को PT रख दूंगा और उस तरफ ले जाऊंगा, मतलब PA इज इक्वल टू क्या आया XAPT, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछते हैं, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं 2/3, क्या कर रहा हूं 2/3, तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो PB अपॉन PA प्लस PB, ये क्या आ जाएगा XB, मतलब NB अपॉन, अगले स्टेप में लिख लेंगे अपन XB, NB अपॉन NA प्लस NB। देखो जरा मैंने 2 और 3 को डिवाइड कर दिया, RT कट गया और V कट गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो ये क्या है न्यूमरेटर में PB, और PA प्लस PB को उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा PT आएगा, और NB अपॉन NA प्लस NB क्या है आपका XB इंटू PT, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मतलब आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालो, उस गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो दूसरे का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में याद ही था, ठीक है। और इनमें वैलिड नहीं होता, मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं होता, क्योंकि आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं जरा एक बार डाल्टन्स लॉ क्या होता है। एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास बहुत सारी गैसेज हैं और जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा, उन गैसेस का जो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलते हो, पार्शियल प्रेशर। तो सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का अगर आप सम कर दोगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या करना, उसके लिए मैंने पूरा डेरिवेशन बताया है। मैंने 2 गैसेस ले ली, ठीक है, एक गैस है A, एक गैस है B, इसके मोल Na, इसके NB, प्रेशर PA, इसका PB, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। तो गैस A के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाई अपन ने, PA इंटू V इज इक्वल टू NART, B के लिए लगाई PV इंटू V इज इक्वल टू NBRT, दोनों को सम कर दिया तो एक थर्ड इक्वेशन आ गई। अब 1/3 कर दिया एक बार और एक बार 2/3 कर दिया, 1/3 कर दिया तो ये आया, फाइनल एक्सप्रेशन ये याद रखना है, PA इज इक्वल टू XAPT, ठीक है, और 2/3 कर दिया तो ये आया, और फाइनल एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू XBPT, और मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ठीक है। अब अगर मान लो तीसरी गैस होती C, तो हम क्या लिखते, PC इज इक्वल टू XCPT, चौथी गैस होती D, तो PD इज इक्वल टू XDPT, ऐसे करते जाते हैं अपन, है ना। यूजुअली आपको 2 गैसेस ही दी जाती हैं, तो मैंने 2 के लिए आपको डेरिवेशन बताया है। अगर इसके आगे और भी गैसेस आती हैं तो आप सभी में यही करोगे, क्या, आप बस ये ध्यान रखो, पार्शियल प्रेशर, ध्यान से लिखना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब कितनी भी गैसेस आ जाएं आपको यही लगाना है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बस ये ध्यान रखना किसी भी गैस के लिए, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके बता देता हूं तो समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक, है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं डीएलपीपी से रिलेटेड। ध्यान से देखना जरा, डीएलपीपी मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड नहीं है, जो रिएक्ट कर लेती हैं गैसेस उसके लिए वैलिड नहीं होता है। चेक करो जरा, H2SO2 ये रिएक्ट करती क्या नहीं करती। अब ये पता कैसे चलेगा आपको,
मैंने जितनी आपको लिखाई है नॉट वैलिड वाली वो याद कर लेना, उसके अलावा कोई आ जाए तो लगा देना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो H2SO2 नॉट वैलिड, गलत बात, ये वैलिड होती क्योंकि रिएक्शन नहीं करती है। H2Cl2 रिएक्ट कर लेती है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या देती है आपको, HCl। तो जो मैंने आपको लिखाए हैं 8-9 गैसेस का मिक्सचर, वो ध्यान रखना वो वैलिड नहीं होता, उसमें DLP भी बाकी सभी जगह लगा देना। ये रिएक्ट नहीं करती, ये रिएक्ट नहीं करती, मतलब नॉट वैलिड बी वाले में। अगला देखो एक न्यूमेरिकल, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ध्यान से पढ़ना न्यूमेरिकल है ना, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस व्हेन 4 ग्राम ऑफ H2 and 44 ग्राम ऑफ CO2 आर मिक्स्ड इन अ कंटेनर एट 10 atm टोटल प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर तो खैर कोई यूज नहीं आता DLPP में, तो कोई मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे पार्शियल प्रेशर ईच गैस का निकालना है, तो जरा बताना फॉर्मूला क्या था। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये क्या लिखूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू टोटल प्रेशर, ये लिखूंगा भाई। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होगा ना। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, कैसे आएंगे, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, मोल्स ऑफ H2 बता दो कितने आए। मोल्स ऑफ H2 क्या आएगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट H2 का कितना होता है 2, तो मोल्स आ गए इसके 2। इसी तरीके से मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, मतलब 1। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालो, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब 2/3। और अगर एक के मोल फ्रैक्शन 2/3 आए हैं तो CO2 के मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएंगे, 1 - 2/3, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, तो 1/3 आ जाएंगे। तो ये कहानी आपकी अलग से मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है 2/3, टोटल प्रेशर कितना दिया है 10 atm, मतलब 20/3 atm आपका आ गया H2 का पार्शियल प्रेशर। टोटल 10 था ना, तो 20/3 आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली CO2 का निकालो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या आएगा, ये आएगा इसका मोल फ्रैक्शन 1/3 इंटू टोटल प्रेशर कितना 10, तो ये क्या आ गया 10/3 atm। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो एक और तरीका है, क्या, आपने H2 का निकाल लिया 20/3, सुनना ध्यान से, H2 का आपने 20/3 निकाल लिया, टोटल कितना है 10 है, तो 10 - 20/3, तो वो भी आपका 10/3 आएगा। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, पार्शियल प्रेशर का अगर आप सम करते हो तो वो टोटल प्रेशर के बराबर आता है ना भैया, सही बात है ना। इसका मतलब 20/3 माइनस कर दो किसमें से, 10 में से, तो किसका आ जाएगा, CO2 का आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना 20/3 एंड 10/3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार लगा लो भैया इस पे। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड by each gas when 16 gram CO2 is mixed with 56 gram N2 in a container at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कहीं भी टोटल प्रेशर गिवन है क्या, नहीं गिवन है, फिर भी आपको क्या निकालना, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। तो मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान से सुनना, जरा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब अगर मैं पीटी को यहां नीचे ले जाऊं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन पीटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है ना वर्ड, क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, इसी का मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने घुमा के क्या पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्यों, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन टोटल प्रेशर, इसी का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, और फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। उन्होंने डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन नहीं लिखा, अगर वो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन लिख देते तब तो आप बड़ी खुशी खुशी आंसर निकाल लेते। उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया, क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर पूछा है, मतलब वो अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन पूछना चाह रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर का मतलब ही होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो मोल फ्रैक्शन निकालना है बस, अब तो निकल आएगा। कैसे, मोल्स ऑफ SO2 बता दो, SO2 के मोल क्या आ जाएंगे, 16/64, 6 से 6 उड़ा दो 1/4 ऐसे नहीं करना, वो तो इसका आ जाता है 1/4, बाकी 16/64 1/4 होता है। मोल फ्रैक्शन, सॉरी, मोल्स ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 56/28, ये आ गया 2। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसके, एक के निकाल लो, दूसरे के 1 में से माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 अपॉन मोल्स ऑफ SO2 प्लस मोल्स ऑफ N2।
सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया 1/4 अपॉन 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/4, 4 से 4 कट गया 1/9। ठीक है, ये बचपन में आपने करा था, तो इतना तो आपको आना चाहिए। चलो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आएंगे, ये आएंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडू 1/9 8/9। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड 1/9 और इसका फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड 8/9। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से। DLPP इज वैलिड एट रूम टेम्परेचर, किस में वैलिड होता है, जितने मैंने लिखाए हैं बस उनमें नॉट वैलिड है, जो अलग से लिखे थे बाकी सब में वैलिड है। देखो अमोनिया HCl ये आपस में रिएक्शन करके क्या देंगा, NH4Cl देंगा। SO2Cl2 ये आपस में रिएक्शन करके क्या देंगा, SO2Cl2 देंगा। ठीक है, H2 और He इनकी रिएक्शन नहीं होती है और COO2 की रिएक्शन होती है, ये क्या देते हैं, CO2 देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है क्या DLPP किसमें वैलिड है किसमें नहीं वैलिड है। तो आंसर इसका क्या है, चेन्नई। इसका आंसर बदलापुर था, इसका चेन्नई है। ठीक है, समझ गए बात को, चलो इसको नोट करो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, हम वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसको अपन एक्वस टेंशन भी बोलेंगे आगे, ध्यान से देखना। वेपर प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। द प्रेशर, ध्यान से समझना, द प्रेशर exerted, the pressure exerted by vapors, the pressure exerted by vapors over the surface of liquid, over the surface of liquid when liquid and vapors are in equilibrium, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर बन रही है और वेपर से लिक्विड बन रही है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। हम बोल सकते हैं जैसे H2O मेरे पास लिक्विड है और H2O मेरे पास क्या है, वेपर है। ठीक है, ध्यान रखना, H2O लिक्विड और H2O वेपर। तो अगर मैं इस टाइप का साइन बनाता हूं तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है, मतलब ऊपर से बोलूंगा तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है प्रोसेस। अगर मैं ऊपर वाला एरो देखूंगा तो लिक्विड से गैस बन रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। और अगर मैं पीछे वाला एरो देखूंगा तो H2O गैस से लिक्विड बन रहा है, मतलब कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहां कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब जितना तेजी से मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो उतनी ही तेजी से मॉलिक्यूल कंडेंस होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये पानी है, ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा और अंदर जा रहे हैं। ये अपने पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, H2O लिक्विड है। तो H2O लिक्विड है, मैंने मान लो इसको हीट किया तो वेपर बनी इसकी, तो इसकी ये वेपर बन गई। तो अब ये जो वेपर बनी है, ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर डालेंगी, इसको हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। ये जो वेपर बनी है ये लिक्विड की सरफेस पर कितना प्रेशर डालेंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और रेट दोनों की बराबर होना चाहिए, जितना तेजी से लिक्विड से वेपर बने उतनी ही तेजी से वेपर से लिक्विड भी बनना चाहिए। मतलब कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ओपन हो गया तो गैस उड़ जाएगी, मतलब H2O वेपर बनेगी तो उड़ जाएगी, तो कंटेनर क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। ठीक है, अब एक फैक्टर होता है कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का क्या वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, इस तरीके से पैराबोलिकली हम बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, क्या, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। अब यहां पर अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर, अगर मेरे पास किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, 1 atm हो जाए, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, तो उस टाइम पे जो T होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, 1 atm प्रेशर पर, 1 atm पर जो टेम्परेचर T होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और अगर प्रेशर 1 बार हो जाए तो हम उस T को बोलने लगते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट NBP, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ज्यादा होता है किससे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से। जैसे अगर पानी की बात करें तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज 99.6। क्यों, 1 atm जो है, 1 atm इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बार। 1 atm थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 बार से। हम
न्यूमेरिकल करने के लिए इक्वल मान लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से, लेकिन एक्चुअल में 1 atm थोड़ा ज्यादा होता है 1 बार से, तो टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा होगा स्टैंडर्ड से, मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा स्टैंडर्ड से। ध्यान रखना 1 atm प्रेशर पर जब आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ध्यान से, वेपर प्रेशर क्या हो जाए 1 atm, तो हम उसको क्या बोलेंगे टेम्परेचर को, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और 1 बार हो जाए तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने फॉर वाटर लिखा है, ठीक है, फॉर H2O लिखा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड 99.6 इज द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा इसलिए होता है कि 1 atm इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बार। समझ गए बात को? तो ये कहानी हो गई वेपर प्रेशर की। अब यहां क्या यूज है, यहां क्या यूज है, यहां पर यूज ये है कि जनरली जो गैसेज हैं वो वाटर पे कलेक्ट की जाती हैं, तो होता क्या है वहां पर वाटर का भी अपना कुछ प्रेशर होता है, तो जो गैस है वो ड्राई की बजाय मॉइस्ट हो जाएगी। ड्राई का मतलब अगर सिंपल गैस, मेरे पास मान लो एक कंटेनर है उसमें सिर्फ एक गैस भरी हुई है तो वो ड्राई गैस है, लेकिन अगर वाटर वेपर के साथ वाटर पर उसको कलेक्ट कर रहे हैं गैस को, तो वो हो जाती है मॉइस्ट गैस। तो ये ध्यान रखना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, जनरली gases are collected over water, therefore are moist। तो वो गैस क्या हो जाती है, मॉइस्ट गैस। तो होता क्या है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस वो हो जाता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स, और प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स को ही हम बोलते हैं क्या, इसी का नाम क्या है, एक्वस टेंशन। ठीक है, इसी का नाम क्या है, एक्वस टेंशन। और प्रेशर ऑफ H2O गैस का मतलब, H2O वेपर का मतलब वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेपर प्रेशर VP। तो एक्वस टेंशन लिखा हो या वेपर प्रेशर लिखा हो, बात बराबर है इसमें, है ना। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस क्या होता है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन मतलब प्रेशर ऑफ H2O वेपर। अब इसका हमें यूज करना होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, ये डाल्टन्स लॉ के अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, आसान है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि गैसेस जो हैं, ड्राई गैस को आपने वाटर पे कलेक्ट किया, वाटर का कुछ प्रेशर होगा वाटर वेपर्स का, ठीक है, तो जो ड्राई गैस है वो मॉइस्ट हो गई, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। बस ये इतना काम है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से क्या लिखा है, अ मिक्सचर ऑफ He एंड एनी गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। ठीक है, दो गैस थी, He भी थी, Ni भी थी, उसको वाटर पे कलेक्ट किया। ओके, एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 745 mm of Hg प्रेशर। ठीक, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ He इज दिस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Ni आपको बताना, मतलब फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Ni आपको बताना है। वेपर प्रेशर आपको गिवन है, मतलब एक्वस टेंशन गिवन है, ये जो ब्रैकेट में गिवन होगा वो एक्वस टेंशन गिवन होगी। तो मुझे जरा बताओ प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, ध्यान से देखना, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस अब क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस कौन कौन सी है, He है और Ni भी है, और वेपर प्रेशर ऑफ H2O, वेपर मतलब एक्वस टेंशन आएगी। ठीक है, एक्वस टेंशन, टी हटा दो, यहां पे टी नहीं होता, एक्वस टेंशन। ठीक है, तो एक्वस टेंशन भी आएगी, मतलब यहां क्या होगा, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस जो है वो कितना है, देखना जरा क्या लिखा है, He को वाटर पे कलेक्ट किया, तो अब ये क्या हो गई, मॉइस्ट हो गई, भाई वाटर पे कलेक्ट हो गई ना, तो मॉइस्ट हो गई, इसका मतलब ये जो है 745 ये मॉइस्ट गैस का है, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ He कितना है 368, प्रेशर ऑफ Ni निकालना है, एक्वस टेंशन आपको गिवन है कितना 28.3, सारी यूनिट mm ऑफ Hg में है, तो फाइनल आंसर mm ऑफ Hg में आएगा। इसको सॉल्व कर लो, P ऑफ Ni आता है 348.7 mm ऑफ Hg। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगला देखना जरा, O2 गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर। अब यहां एक ही गैस है, O2 को कलेक्ट किया पानी पे, द वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, खैर ये तो होते ही अपने को पता है, इस 128 ml O2 का वॉल्यूम दे रखा, फाइंड वेट ऑफ O2, वेट ऑफ O2 निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या लगाऊंगा, PV इक्वल टू nRT। ध्यान से सुनना, जब कभी भी आप PV इक्वल टू nRT लगाते हो तो यहां P क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस का मतलब ड्राई गैस। ठीक है, तो PV इक्वल टू nRT में मुझे प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, ध्यान से सुनना, मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, तभी तो ड्राई गैस आएगी, माइनस एक्वस टेंशन। देखो प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस में से ये माइनस कर दूंगा इधर ले जाके, तो प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस हो जाएगा ना, तो दिस इनटू V इज इक्वल टू nRT, ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन इनटू V इज इक्वल टू nRT। अब मैं इसको पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस क्या है, जब आपने कलेक्ट किया
एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 760, ये कलेक्ट करने के बाद ये है, इसका मतलब 760 हो गया आपका मॉइस्ट गैस का, माइनस, ठीक है ध्यान से देखना, माइनस एक्वस टेंशन कितनी है 22.4, 22.4, ठीक है, प्रेशर ऑफ H2O वेपर मतलब एक्वस टेंशन 22.4, ये हो गया आपका P ड्राई गैस का, इनटू वॉल्यूम कितना है 128 ml, तो 128 इंटू 10 की पावर -3 लीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, PV इक्वल टू nRT में प्रेशर मैंने किस में रखा ATM में, लेकिन अभी मैंने ये mmHg में निकाला, इसको कन्वर्ट कर लो भैया ATM में, कैसे 760 से डिवाइड करके। अब यहां ध्यान देना जरा, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो, मुझे प्रेशर mmHg में दिया था 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, तो अगर मुझे mmHg से ATM में जाना है तो 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो ये क्या आया मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, ये mmHg में आया, डिवाइड कर दो 760 से, ये हो गया P इंटू V इज इक्वल टू क्या nRT, कैसे n क्या होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/12, और यहां से आप क्या करो टेम्परेचर निकाल लो, टेम्परेचर किसमें केल्विन में, ठीक है ध्यान देना 24 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो 273 और 24, तो ये हो गया 792 297, ठीक है, तो ध्यान से देख लो जरा क्या किया मैंने, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, तो ये हो गया आप प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस डिवाइडेड बाय 760, मतलब अब ये एटीएम में हो गया, ये वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में हो गया क्योंकि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एमएल में दिया था, इज इक्वल टू मोल होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आर रख दिया मैंने 0.021 की जगह 1/12 और टेम्परेचर केल्विन में रख दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां इस पूरी इक्वेशन को आप अलग से सॉल्व कर लेना, वेट आएगा आपका 0.163 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, समझ गए बात को, क्या करना है बहुत ध्यान से कान खोल के सुन लो, आपको जब कभी भी ऐसा बोले कलेक्टेड ओवर वाटर और जो प्रेशर दिया जाए तो वो मॉइस्ट गैस का होता है, जबकि पीवी इक्वल टू nRT हम ड्राई गैस के लिए लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकलता है, मॉइस्ट गैस या फिर वेट गैस भी बोलते हैं उसको, मॉइस्ट या वेट बात बराबर है, तो मॉइस्ट गैस या वेट गैस माइनस एक्वस टेंशन करना है तो जाके तुम्हारा ड्राई गैस का निकलेगा। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे कि पीवी इक्वल टू nRT ड्राई गैस के लिए लगाते हैं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कलेक्टेड ओवर वाटर, तो आपको क्वेश्चन में जरूर वेपर प्रेशर एक्वस टेंशन दिया जाएगा ब्रैकेट में, उसको देख लेना। तो ड्राई गैस का प्रेशर निकालोगे, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन कर देना, टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ द वेट गैस या फिर प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, समझ गए बात को। तो ये कहानी थी इसकी, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड, एक्वस टेंशन का इस्तेमाल करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और कवर करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस समझ लो क्या होता है। नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, ह्यूमिडिटी 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 हो रही है ऐसा, ठीक है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस डिवाइडेड बाय saturation vapor pressure of H2O liquid into 100। ये तो चलो हो गई फॉर्मूले की बात, एक्चुअल में समझ लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। जैसे मान लो अगर मैं इस कमरे की बात करूं, ठीक है, इस कमरे में आप 100 ml पानी भर सकते हो, सपोज ऐसे मान लिया मैंने 100 ml पानी भर सकते हो, लेकिन आपने भरा सिर्फ 50, इसका मतलब कितना परसेंट ह्यूमिडिटी हो जाएगी, 50/100 इंटू 100 मतलब 50%, ऐसा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझ गए, मतलब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है वो ये है, और आपने भरा कितना वो ये है, ठीक है। उसको हम प्रेशर के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि जो एयर है वो कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है वो ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना कर सकती है वो नीचे लिखो। जैसे अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत कम एयर जो है, एयर बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाती है। वैसे ही हम कोस्टल एरिया में जाते हैं तो वहां ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्यों, एयर अब ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पाती है। और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, तो वहां पर एयर को बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसका मतलब वहां पर ह्यूमिडिटी नियरली 100% के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो समझ गए ह्यूमिडिटी की बात क्या है, एयर कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है ऊपर, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब कर सकती है वो नीचे, कितना कर रही है और कितना कर सकती है, ये चीज है ना। जैसे इस रूम में हम पानी भर सकते हैं 100 ml, लेकिन भर सिर्फ रहे हैं 50 ml, तो उसका मतलब होता है रिलेटिव
ह्यूमिडिटी। और ड्राई एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, क्यों? एयर ड्राई है, बहुत कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, डेजर्ट में जाओ तो थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, कोस्टल एरिया में जाओ तो और ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, हैवी रेन होती तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ऐसा बोला गया है कि फाइंड मास ऑफ H2O वेपर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। ठीक है, मतलब जो H2O वेपर एब्जॉर्ब कर रही कौन? एयर, उसके बारे में बात हो रही है ना। एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। सैचुरेशन वेपर प्रेशर आपको दे रखा है मैक्सिमम 300 केल्विन पर 3.6 किलो पास्कल है। अब ध्यान से देखना जरा, RH इज इक्वल टू, मुझे बताओ क्या होता है? ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या? H2O गैस डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर किसका? H2O लिक्विड का, और इंटू 100। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50%, मतलब 50 रख दिया। पार्शियल प्रेशर यहां से हम निकाल लेंगे H2O गैस का, अपॉन वेपर प्रेशर कितना है? 3.6 किलो पास्कल। ठीक है, ये किलो पास्कल में ध्यान रखना है ना, इंटू 100। तो यहां से क्या आ गया? 0 से 0 उड़ा दो, 5 से ये उड़ा दो 2, और 2 से ये कट गया कितना? 1.8। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस आ गया कितना? 1.8 किलो पास्कल। अब इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो, क्यों? पीवी इक्वल टू एनआरटी हम एटीएम में रखेंगे। 1.8 किलो को कन्वर्ट किया पास्कल में तो ऐसा आ गया, और पास्कल को कन्वर्ट कर लो किसमें? एटीएम में। तो आप मुझे बताओ 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है ना, तो 1 पास्कल क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5 एटीएम। ठीक है, तो ये 10 की पावर 3 था यहां पर, और 10 की पावर -5 कर दिया, तो अब ये एटीएम में आ गया। पास्कल से एटीएम में जाओगे तो 10 की पावर -5। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया? 1.8 इंटू 10 की पावर -2 ATM। समझ गए? ये P आ गया। और वॉल्यूम V कितना है? देखो जरा, पर क्यूबिक मीटर है, तो वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -3 नहीं, सॉरी, 10 की पावर 3 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होगा ना, हाँ, तो 10 की पावर 3 लीटर। अब लगाऊंगा मैं PV इक्वल टू क्या? एनआरटी। बस अब काम हो गया। देखो P कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -2, वॉल्यूम कितना है? 10 की पावर 3 इज इक्वल टू वेट अपॉन 18 इंटू R रखा 1/12 और टेम्परेचर रखा 300। अब आप इसको यहां पर सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा ये सॉल्व करके? वेट निकालो जरा, कितना आ रहा है? 1.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 18। तो 18 इंटू 18 देखो यहां 18 हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहां 18, ये 18 ले आओ, ये 12 ले आओ, और 300 से डिवाइड कर दो, तो वेट आपका क्या आ गया? 18 इंटू 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या? 300। ठीक है, इतना ग्राम आपका आंसर आ गया। इसको आप डिवाइड करके लिख लेना, फाइनल आंसर ये हो गया। कहानी समझ लो क्या है। कहानी ये है कि आपको मास ऑफ वाटर वेपर निकालना है, जो 1 मीटर क्यूब में जो एयर थी ना 1 मीटर क्यूब, उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, वो वाली बात है। तो हमने क्या करा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आपने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया H2O का, और PV इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। बस थोड़ा यूनिट कन्वर्जन किया, तो ध्यान रखना किलो पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट किया और वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, बाकी R फिर 1/12 रखना पड़ेगा, क्यों? आपने प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम लीटर लिया, तो R 1/12 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, इससे काम हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल का। ओके, तो इतना था आज के लेक्चर में। अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ में करवाते जा रहा हूं वो आपको अच्छे से करना है। बाकी हम लास्ट में और भी क्वेश्चन करेंगे, 21 क्वेश्चन की जो सीरीज अपनी आती है उसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको बहुत ध्यान से देखना। अगला लेक्चर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर आने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन गैसेस स्टेट के अगर कभी नीट में और जेई मेन में आए हैं तो वो ग्राम्स लॉ से आए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है रियल गैस। तो गैसेस स्टेट में ये सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी, वो अगर हम देखें तो उससे अभी तक बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो अगली आने वाली 2 चीजें हैं, ग्राम्स लॉ और रियल गैस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको एग्जाम के लिए करके ही जाना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसको फटाफट से नोट कर लो।